कभी सोचा है कि जो चीजें हमारी फसलों को जिंदगी देती हैं, वही हमारे पूरे प्लैनेट के लिए एक छुपा हुआ खतरा भी हो सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक फर्टिलाइजर यानी उर्वरकों के इसी अजीब से विरोधाभास के बारे में। ये बात सोचने पे मजबूर करती है ना? कि जिस एक चीज ने अरबों लोगों को भूखमरी से बचाया, वही हमारे पर्यावरण में धीरे धीरे जहर घोल रही है। चलिए इस उलझी हुई कहानी को थोड़ा सुलझाते हैं। और सच तो यही है कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये एक छिपा हुआ खतरा भी है जो हमारे पर्यावरण की नींव को ही खोखला कर रहा है। तो इस पूरी समस्या की जड़ क्या है? चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी लेकिन साथ ही सबसे धोखेबाज पोषक तत्व से, नाइट्रोजन। तो होता क्या है, आप इसे ऐसे समझिए कि यूरिया पौधों के लिए एक तरह का कच्चा खाना है। पौधे इसे सीधे सीधे नहीं खा सकते, तो मिट्टी में मौजूद छोटे छोटे शेफ मतलब बैक्टीरिया इसे पकाते हैं और दो डिश तैयार करते हैं, अमोनियम और नाइट्रेट। बस यही दो फॉर्म्स हैं जिन्हें पौधे असल में इस्तेमाल कर पाते हैं। अब यहां पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। पता है, किसान जितना भी नाइट्रोजन खेतों में डालते हैं उसका 50 से 70% पौधों तक पहुंचता ही नहीं है। जी हां, आधे से भी ज्यादा वो बस हवा हो जाता है या पानी में बह जाता है। जरा सोचिए कितनी बड़ी बर्बादी है ये। तो सवाल यह है कि ये सारा कीमती नाइट्रोजन आखिर जाता कहाँ है? इसके पीछे हैं तीन बड़े विलेन। पहला, वाष्पीकरण, जो इसे हवा में उड़ा देता है। दूसरा, रिसाव, जो इसे पानी में घुलकर बहा ले जाता है। और तीसरा, विनाइट्रीकरण, जो इसे एक बहुत ही खतरनाक ग्रीन हाउस गैस में बदल देता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो पहला विलेन, वाष्पीकरण। सोचिए, तेज गर्मी पड़ रही है और खेत की मिट्टी पर पड़ा यूरिया बस भाप बनकर उड़ रहा है। जी, वो अमोनिया गैस बनकर सीधे हवा में मिल जाता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अकेले साउथ एशिया में ही इस वजह से 50% तक नाइट्रोजन बेकार चला जाता है। अब आते हैं दूसरे विलेन पर, रिसाव या लीचिंग। नाइट्रेट की एक खास बात है, ये पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता है। तो जैसे ही बारिश होती है या सिंचाई की जाती है, ये पानी के साथ घुलकर जमीन में नीचे और नीचे चला जाता है और सीधा हमारे ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, मतलब हमारे पीने के पानी में। और इसका असर बहुत गंभीर हो सकता है, खासकर बच्चों पर, जिससे ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारियां तक हो सकती हैं। और अब तीसरा और शायद सबसे खतरनाक विलन, विनाइट्रीकरण। ये तब होता है जब खेतों में पानी भर जाता है और मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तब कुछ खास तरह के बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं और वो नाइट्रेट को गैस में बदलने लगते हैं। और इन्हीं गैसों में से एक गैस हमारे प्लैनेट के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और वो खतरा है नाइट्रस ऑक्साइड। यही वो गैस है जो विनाइट्रीकरण से बनती है। और इसे सुपर ग्रीन हाउस गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले 300 गुना, जी 300 गुना ज्यादा गर्मी सोखने की ताकत रखती है। ये है इस पूरी कहानी का क्लाइमेट कनेक्शन। तो ये तो थी नाइट्रोजन की कहानी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे विलन से, फॉस्फोरस। इसे एक घोस्ट न्यूट्रिएंट या भूतिया पोषक तत्व भी कह सकते हैं, जो एक बार आ जाए तो दशकों तक पीछा नहीं छोड़ता। देखिए, नाइट्रोजन की तरह फॉस्फोरस हवा में नहीं उड़ता, नहीं, ये तो एक जिद्दी मेहमान की तरह है जो आकर मिट्टी में ही जम जाता है, सालों साल, परत दर परत। इसी को कहते हैं लिगेसी फॉस्फोरस। और ये एक टिक टिक करते टाइम बम जैसा है। पौधों के तो किसी काम का नहीं, पर पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। तो होता यह है कि जब बारिश से या हवा से मिट्टी कटती है तो ये जमा हुआ फॉस्फोरस बहकर सीधा हमारी नदियों और झीलों में पहुंच जाता है। और पानी में फॉस्फोरस पहुंचते ही शैवाल मतलब काई की जैसे पार्टी शुरू हो जाती है। वो बेतहाशा बढ़ने लगती है। लेकिन फिर जब ये काई मरती है तो उसे गलाने वाले बैक्टीरिया पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं। नतीजा, पानी में बन जाते हैं विशाल डेड जोन्स, ऐसे मृत इलाके जहां मछली या कोई और जीव जिंदा ही नहीं रह सकता। और बात सिर्फ डेड जोन्स तक ही सीमित नहीं है। इनमें से कुछ शैवाल तो ऐसे जहरीले टॉक्सिन्स छोड़ते हैं जो हमारे पीने के पानी में मिल सकते हैं, और ये इंसानों और जानवरों दोनों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। तो खतरा सीधा हमारी सेहत पर है। अच्छा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम तो हमने देख ली, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, तो क्या इसका कोई सलूशन है? बिल्कुल है। और अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशंस बहुत ही सरल और असरदार है। इसे कहते हैं 4R फ्रेमवर्क। अब ये 4R कोई रॉकेट साइंस या कोई जादुई छड़ी नहीं है।
ये बस उर्वरकों को इस्तेमाल करने का एक स्मार्ट तरीका है, एक नज़रिया है, एक सोच है कि बर्बादी को कैसे कम किया जाए और फायदे को कैसे बढ़ाया जाए। तो क्या है ये 4R? बहुत सिंपल है। पहला आर, राइट सोर्स, मतलब सही तरह का फर्टिलाइजर चुनो। दूसरा, राइट रेट, मतलब सही मात्रा में डालो, न कम न ज्यादा। तीसरा, राइट टाइम, मतलब सही समय पर डालो जब पौधे को भूख लगी हो। और चौथा, राइट प्लेस, मतलब सही जगह पर सीधा जड़ों के पास डालो। बस इतना ही। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये काम करता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण है बांग्लादेश। वहां किसानों ने सिर्फ एक आर, राइट प्लेस, को अपनाया और नतीजा, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल 30% कम हो गया और पैदावार बढ़ गई। इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव खेतों में होते हैं, इनका असर कितना बड़ा हो सकता है। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे पूरे प्लैनेट की सेहत से कैसे जुड़ा है। यहां पर एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट आता है, वन हेल्थ का। इसका मतलब बहुत सीधा है। लोगों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा पर्यावरण बीमार होगा तो हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। और इस सब की नींव में है हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य। और 4R फ्रेमवर्क के साथ साथ हमारे पास कुदरती तरीके भी हैं। कंपोस्ट, बायोचार, बायोफर्टिलाइजर्स, ये सब ऐसे तरीके हैं जिनसे हम पोषक तत्वों के एक सस्टेनेबल साइकिल बना सकते हैं। जो चीजें बर्बाद हो रही थीं, उन्हें वापस मिट्टी की सेहत सुधारने में लगा सकते हैं। तो आखिर में बात यहीं आकर रुकती है। खेती का भविष्य ज्यादा फर्टिलाइजर डालने में नहीं, बल्कि उसे स्मार्ट तरीके से, समझदारी से इस्तेमाल करने में है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या हम उस संतुलन को वापस पाने के लिए तैयार हैं, जो हमारे खाने की थाली और हमारे इस ग्रह दोनों के लिए जरूरी है?